सभी को नमस्कार। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए चेकलिस्ट आप लोगों को तैयार करनी है। लेवल 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को डीओ लेवल से बुलाया जा रहा है। आपके गृह जिले में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो चेकलिस्ट आप लोग किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, मैंने चेकलिस्ट भरी है, उस पर अपन लोग विस्तार से चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य बनेगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सीधा वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं चेकलिस्ट खोलता हूं। ये चेकलिस्ट रहेगा, इसमें आप लोगों को नई चेकलिस्ट जारी हुई 1-2 दिन पहले, उसको ही काम में लेना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दस्तावेज सत्यापन का जिला, आप लोगों को कौन सा जिला अलॉट हुआ है, ये आपको आपने जो साला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वहां से आप लोगों को अलॉट हो गया होगा। यदि अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोग वेट करें, तब तक यहाँ आपको अपना जो जिला अलॉट हो रहा है उस जिले को यहाँ पे लिखना है। ठीक है साथियों, यहाँ अपना जिला लिखेंगे जहाँ आप डॉक्यूमेंट चेक करवाने जा रहे हैं। यहाँ अध्यापक लेवल प्रथम पे आप टिक करेंगे, सामान्य शिक्षा से हैं तो सामान्य पे टिक करेंगे, विशेष पे है तो विशेष पे टिक करेंगे। विशेष होने पर आप लोगों को इन पे जो भी श्रेणी उस पर टिक करना होगा। अभ्यर्थी का रोल नंबर, यहाँ आपको रीट मुख्य परीक्षा वाले रोल नंबर लिखने हैं। कौन से रोल नंबर लिखने हैं बच्चों? रीट मुख्य परीक्षा वाले। यहाँ आप क्षेत्र देख रहे होंगे, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित। यहाँ आप टीएसपी से हैं तो अनुसूचित पे करेंगे, और नॉन टीएसपी सामान्य क्षेत्र से हैं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र से करेंगे। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। आवेदन क्रमांक, ये रीट मुख्य परीक्षा वाला आवेदन क्रमांक लगाना है। स्क्रूटनी फॉर्म में जो आवेदन क्रमांक आया वो नहीं, रीट मेन एग्जाम वाला आपको लगाना है। यहाँ आपको अपना फादर का नाम लिखना है, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं आप चाहें तो। अभ्यर्थी का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। माता का नाम अपनी मदर का नाम डालेंगे। यहाँ वर्ग श्रेणी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर आप लोगों को टिक करना है। लिंग डालना है मेल फीमेल। जमा शुल्क यहाँ आप 100 रुपये डालेंगे। यहाँ पीछे कोष्टक में आप ट्रांजेक्शन जो 100 रुपये शुल्क कटी है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी भी लिख सकते हैं। 12th परीक्षा का माध्यम, आपने किस माध्यम से 12th उत्तीर्ण की है उस पर टिक करते हुए यहाँ लिखना भी है। स्नातक लेवल आप कौन से माध्यम से उत्तीर्ण हुए हैं उस माध्यम को आप यहाँ मेंशन भी करेंगे। उसके बाद यहाँ से होती है चेकलिस्ट प्रारंभ, इसका भाग प्रथम। यहाँ देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रति। सबसे पहला क्या ऑप्शन है? ऑनलाइन आवेदन, यानी रीट मुख्य एग्जाम के लिए जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति लेनी है। और संलग्न संख्या कितने नंबर पे? ये चेकलिस्ट के बाद पहले नंबर पे आप लोगों को ये चेक आवेदन है वो डालना है। आवेदन फॉर्म में 2 या 3 जितने भी पेज हो सकते हैं उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो आवेदन फॉर्म एक ही माना जाएगा, इसलिए आप लोगों को 1 नंबर डालना है। क्या आपने उसकी संलग्न स्व प्रमाणित प्रति, यानी आपने खुद ने उसको प्रमाणित करके लगाया है, हाँ लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ ये कॉलम सत्यापन दल के उपयोग के लिए है, तो आप लोगों को इन पीछे वाले 3 कॉलमों में छूने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद विस्तृत आवेदन की प्रति। विस्तृत आवेदन फॉर्म आपने जो एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उस स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति आप लोगों को यहाँ लगानी है। वो कितने नंबर पे लग रही है? 2 नंबर पे। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 02 और यहाँ कर देंगे हाँ। आधार कार्ड की प्रति, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, वो विस्तृत आवेदन फॉर्म के बाद लगा यहाँ 3 नंबर लिखेंगे और हाँ करेंगे। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, आप लोगों को 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और उसका जो प्रमाण पत्र है वो यदि अलग है, इंडिविजुअल है, तो आप उसकी भी प्रति लगाएंगे और उसका 4 नंबर पे संलग्न करने वाले हैं, तो इसलिए आप यहाँ 04 लिखेंगे और आपने प्रमाणित प्रति लगाई है तो 4 नंबर करेंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग लगाए तो वो दोनों लगा दें। अगर ये दोनों साथ में है तो उसकी प्रति लगेगी, 5 नंबर यहाँ लगा देंगे और हाँ करेंगे। अब उच्च माध्यमिक यानी 12th परीक्षा में आपके कितने में पूर्णांक था? 500 या 650, जिन्होंने पहले की उनको 650 था, कईयों के बीच में 550 भी था। 500 आपकी मार्कशीट में जितना पूर्णांक दे रखा वो लिखेंगे, यहाँ प्राप्तांक लिखेंगे और परसेंटेज यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ आपने प्रति लगा दी इसलिए इसमें डैश डैश कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देखिए, स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। आप लोगों को यदि स्नातक आपने बीए का विवरण दिया है फॉर्म में तो आप लोगों को बीए की सारी डिग्री, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सारी डिग्री, और उसके साथ ही आपको उपाधि यानी अपनी डिग्री डालनी है। डिग्री यदि आपके पास नहीं है, कई लोग अभी तक डिग्री लाए नहीं है, आपको प्रोविजनल डिग्री मिल गई होगी, परमानेंट डिग्री नहीं है, तो वो प्रोविजनल डिग्री की फोटोकॉपी डाल दें। स्नातक के परसेंटेज लिखने हैं आपको, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। यहाँ आप 6 नंबर डालेंगे, 6 नंबर पे आप जितनी भी मार्कशीट है वो डाल देंगे और हाँ कर देंगे। ठीक है, अब 9 नंबर पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए
डीएलएड या बीएलएड, आपने जो भी कोर्स कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, डीएलएड की दोनों वर्ष की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो आपको मिला वो डालोगे और 7 नंबर डाल दोगे और हाँ कर दोगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 या 22 का प्रमाण पत्र आपके पास है, उसकी प्रमाणित प्रति आप लोगों को लगानी है और यहाँ कितने नंबर पे लग रही है, 8 नंबर पे, तो हाँ लिख देंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम या लेवल द्वितीय या दोनों स्तर, आपने कौन से स्तर से की है वो आप लिख देंगे यहाँ पे, और उसकी प्रति अपन पहले से लगा ही चुके हैं तो प्रति वाले में लगाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक और परसेंटेज आपके कितने हैं वो आप लोग यहाँ लिख दोगे। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड में प्रवेश की तिथि, यहाँ आपको प्रवेश की तिथि डालनी होगी और उसका सबूत के रूप में प्रवेश तिथि का प्रमाण पत्र कॉलेज के द्वारा आप लोगों को मिला होगा या एडमिशन के समय या आपने बाद में लिया होगा। कई लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र जो दिया गया कॉलेज के द्वारा उसमें भी एडमिशन डेट और लिविंग डेट लिखी हुई है, तो वो भी आपका चल जाएगा, यहाँ आप उसकी प्रमाणित प्रति यहाँ पे लगा सकते हैं और पीछे हाँ लिखना है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के लिए आपने कौन सी से किया उस पर टिक करेंगे, यदि आप पे लागू है तो करें, अन्यथा इसमें डैश डैश कर देंगे। उसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे उससे आपने यदि इस प्रकार का कोर्स किया तो उसमें कब लिया एडमिशन लिया उसकी डेट डालेंगे, यदि वो है तो आप डेट का प्रमाण पत्र भी डाल देंगे साथ में। आरसीआई जारी प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो आप डालेंगे, हाँ करेंगे और उसका क्रमांक डाल देंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति डालनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को पुराना होना चाहिए। विज्ञप्ति निकली यानी विज्ञप्ति में 19 जनवरी 2023 लास्ट डेट था। क्या लास्ट डेट था साथियों? 19/1/2023। उससे पहले आपका यदि मूल निवास बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल हो बिना डिजिटल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसकी फोटोकॉपी करेंगे, 10 नंबर डाल देंगे और हाँ कर देंगे। ये सीक्वेंस नंबर आपका चेंज हो सकता है क्योंकि यदि आपके बीच में ये आपने डाले तो 11-12 भी जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं जैसा मैंने लिखा है वैसा आप लिखें। अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, जो टीएसपी क्षेत्र के हैं उन लोगों के लिए ये काम आने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड असिस्टेंस सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आपके हैं, आप लोग यहाँ क्रमांक डालते हुए उसको डाल देंगे। जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम की जाति, ये साथियों आप लोगों को क्या करना है, विज्ञप्ति में जो अंतिम डेट थी 19/1 उससे पहले का जारी होना चाहिए। यदि पहले का नहीं है आपके ना आपने बाद का करवाया तो उसके लिए अलग से पॉइंट दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र, आप लोगों को सादे कागज पे शपथ पत्र देना होगा। अंतिम तिथि क्या थी? यदि 19/1/2023 के बाद आपने यदि जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया है, बनवाया है, तो आप लोगों को शपथ पत्र देना है सादे कागज पे। आप लोग उसमें लिख देंगे कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार मेरा जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई उस विज्ञप्ति में जो अंतिम तिथि थी उसके बाद का है, तो आप लोगों को उसका शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में आप लोग लिखेंगे कि परिपत्र संख्या इतने इतने दिनांक इतने इतने के अनुसार मैं आवेदन फॉर्म भरा, उस समय भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, इसीलिए आप लोग ऐसा शपथ पत्र देंगे। ये शपथ पत्र मैं इस पीडीएफ में आगे डाल दूंगा ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आपके अड़ोस पड़ोस कोई भी कंप्यूटर की दुकान है उन सबके पास नॉर्मल सा शपथ पत्र टाइप करना है, वो ले जाना है आप लोगों को। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष से इस आशय की शो घोषणा की वे स्वयं में उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। ये एक घोषणा है, वो इस पीडीएफ में आगे संलग्न में अपन चर्चा कर लेंगे, उसमें आपको वो तैयार करनी है और वो संलग्न करनी है। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति, प्रति की लिंग दस्तावेज, साक्ष्य के प्रति, आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी स्व घोषणा पत्र यदि आप पे लागू है तो आप लोग इसमें लगाएंगे। विवाह विशेष परित्यक्ता यानी तलाकशुदा कैटेगरी से आप हैं, आप पे लागू हैं तो आप इसको लगाएंगे। संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको लगाना है। विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा, स्व घोषणा, यानी इनको नोटरी करवाने की वगैरह स्टाम्प पे छापने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी स्व घोषणा यानी खुद करेंगे। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण आपको देना होगा। उत्कर्ष खिलाड़ी हैं तो आपको नियमानुसार खेल प्रमाण पत्र देना होगा, यदि लागू है तो आप उसका क्रमांक उस खेल वाले का नहीं, यानी कितने नंबर पे आप उसको लगा रहे हैं वो लगाना है। दिव्यांग है तो आपको प्रमाण पत्र डालना होगा। आपराधिक प्रकरण न होने पर ये सभी को डालना है। राजकीय सेवा में यदि आप हैं, पहले से आपने एनओसी ले रखी तो उसका आप डालेंगे।
शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में आपको घोषणा पत्र वो डालना होगा। यहाँ एक और आ रहा है, आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो डाला हुआ है। आप लोग आय प्रमाण पत्र कहाँ से और कैसे तैयार करवाएंगे, मैं यहाँ एक स्थिति स्पष्ट कर दूं। आय प्रमाण पत्र यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राजकीय सेवा में पहले से हैं, तो उसको खुद का नाम का बनवाना है। यहाँ ये स्थिति आप पे लागू है तो आप स्वयं के नाम से बनवाएंगे, ठीक है साथियों। और यदि ये स्थिति आप पे लागू नहीं है तो आप लोग अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र तैयार करवाएंगे। जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनको भी अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र लेना है, और जो भी अविवाहित महिलाएं या पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी को भी अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाना है, खुद के नाम से नहीं, ठीक है। ये स्थिति स्पष्ट है। आप लोगों को आय प्रमाण पत्र में जहाँ 1-2 जगह फोटो चिपकाने होते हैं वहां अपने पिता के नाम फोटो चिपकाएंगे, अपने पिताजी के नाम से ही आप ये आय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, क्योंकि आप तो भी बेरोजगार हैं तो आपकी कोई आय ही नहीं है, ठीक है। आय किनकी होगी, जो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग अपने नाम का खुद का बनवा सकते हैं, और जो बेरोजगार हैं, नौकरी अभी लगना है, उन लोगों को अपने पिता के नाम से, और जिनके पिताजी नहीं हैं वो अपने माता के नाम से या अपने संरक्षक के नाम से भी आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। आप लोगों को अंतिम शिक्षण संस्था का और 2 अन्य फर्स्ट ग्रेड से आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके ले जाना है। यानी एक सामान्य अभ्यर्थी के लगभग 18 से 20 है वो डॉक्यूमेंट संलग्न होने वाले हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ अपना स्थान लिख देंगे, डेट लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, या वापस आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा या पति का नाम आ जाएगा, आपकी उम्र, आपकी जाति, आप कहाँ के निवासी हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, वो सारी चीजें लिख करके आप लोगों को यहाँ सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे भी आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये है स्व घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में सारे घोषणा पत्र एक साथ दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो इसको एक साथ भी टाइप कर सकते हैं, एक घोषणा पत्र से भी आपका सारा काम चल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि अपन यहाँ देख पा रहे होंगे चेकलिस्ट में ये घोषणा पत्र अलग अलग जगह पे मांगे गए। एक यहाँ घोषणा पत्र मांगा गया है, एक यहाँ ये ईडब्ल्यूएस के बाद यहाँ एक घोषणा पत्र मांगा गया है, 1-2 घोषणा पत्र पहले भी मांगे गए थे। तो यानी घोषणा पत्र से बच एक ही घोषणा पत्र अपन बार बार उसी जगह पे लगाएंगे तो वो ठीक नहीं शो होगा, इसलिए अलग अलग यदि तैयार करवाएं तो भी अच्छा है। वो आप पे डिपेंड करेगा, आप चाहें तो एक ही में करवा सकते हैं और अलग भी करवा सकते हैं, दोनों वैलिड है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आप इस एक में करवाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी या अलग अलग करवाएंगे तो दिक्कत आएगी। वो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, उचित लगे, वो आप लोगों को करना है। मैं इस पीडीएफ में आपको इंडिविजुअली भी बता रहा हूँ और एक साथ भी। ये स्व घोषणा पत्र है, इसमें देखिए घोषणा नंबर 1, 2, 3 कितनी सारी घोषणा है। इनमें से जो आप पे लागू उसको टिक करें, जो आप पे लागू नहीं हो वो आप लोग हटा देंगे, ठीक है। जो लागू हो वो टिक कर देंगे, और यहाँ साइन और आपको नोटरी करवाना है इसको, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी, ये टिप्पणी ऑटोमेटिकली उनके द्वारा की जाएगी, आपको इसको नहीं भरा जाना है। ये मैंने घोषणा पत्र अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है साथियों। दहेज नहीं लेने के संबंधी घोषणा पत्र ये सभी को लगाना है। यहाँ आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी हैं, किस डेट को आप लोग डॉक्यूमेंट चेक करवाने जा रहे हैं वो डेट डाल दें, फिर नाम, पति का नाम, अभी तक विवाहित नहीं हूँ या विवाहित हूँ वो वाला आप डालेंगे, वापस डाल के यहाँ साइन और यहाँ साइन कर देंगे, बस ओके हो गया। इसी तरह से अगला शब्द उत्तर देखें तो शैक्षणिक व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आप लोगों को ये तैयार करवाना है, या अपना नाम जो खाली डिटेल है वहां भर करके आपको सिग्नेचर कर देने हैं। ये आपराधिक रिकॉर्ड ना होने का ये आप सभी को तैयार करवाना है। ये मूल निवास के संबंध में आप लोगों को ये तैयार करवाना है, ठीक है। अलग अलग शपथ पत्र नॉर्मल सी चीज है। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र जो अविवाहित है उन लोगों को तैयार करवाने की आवश्यकता नहीं है, जो विवाहित है उन लोगों को ये तैयार करवाना है, ठीक है। उसके बाद धूम्रपान नहीं करने संबंधी ये सभी के भी लागू होने वाला है। और ये रहे चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के भी काफी लोगों के मन में शंकाएं चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं फोटो वाला चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं बिना फोटो वाला चल जाएगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि फोटो लगाओ, बिना फोटो वाला भी चल जाता है और फोटो वाला भी बनाते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप जो भी सुविधा हो उसके अनुसार बनवा सकते हैं, ठीक है। ये आय का घोषणा पत्र। अब आय को घोषणा पत्र को मैं एक बार पुनः बता दूं, या आप लोगों को यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पिता के नाम से, किसके नाम से बनवाओगे, पिता के नाम से। जो विवाहित महिलाएं हैं उनको भी पिता के नाम से बनवाना है, जो अविवाहित महिला और पुरुष है उनको भी पिता के नाम से ही बनवाना है, बस शर्त है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से न हो।
यदि पहले से वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनकी खुद की आय है, वो खुद के नाम से बनवा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, बेरोजगार हैं, फिलहाल पहली बार नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उन लोगों को अपने पिता के नाम से ही जारी करवाना है। जिनके पिता नहीं हैं वो अपने माता के नाम से जारी करवा सकते हैं, जिनके माता पिता नहीं है वो संरक्षक के नाम से जारी करवा सकते हैं या खुद के नाम से भी जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आय घोषणा पत्र भरने का नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें सारी चीजें दी गई, आप लोगों को वो डालनी, बाकी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ परिवार में कौन आएगा साथियों, देखिए परिवार अब राजस्थान में जन आधार के अनुसार परिवार को परिभाषित किया जा रहा है, यानी आपके जन आधार में जितने लोग हैं उनके नाम लिख लीजिए, कम से कम अपना, अपने माता का, अपने पिता का, 3 लोगों को नाम अवश्य डालें। उनकी टोटल कितनी आय है वो आप लोग यहाँ लिख लेंगे, आप यहाँ स्थान और डेट डाल देंगे और आवेदन के हस्ताक्षर हो जाएगी। इसको लेकर के भी काफी फेसो फेस में है कि कई लोग तो कह रहे हैं 5 पेज का है, कई कह रहे हैं 4 पेज का आय प्रमाण पत्र है। तो ये आय प्रमाण पत्र वाला इश्यू ऐसा है कि ये क्या हो रखा है, कई पीडीएफ में ये शपथ पत्र एकदम नीचे से है, यानी पहला सेकंड वाला पेज बहुत खाली है, तो उसको हम लोगों ने एडजस्ट करके उसको 4 पेज में, ये हम लोगों ने राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, आप लोग उस वहां से डाउनलोड कर लें, कहीं 4 का हो जाए, कहीं 5 का हो जाए, तो कोई वो बड़ा इश्यू नहीं है। आपको अमूमन फॉर्मेट ऐसा रखना है, यहाँ फोटो वापस आप यहाँ नाम किसका डालेंगे, आपका न डाल करके जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं आपके पिताजी के नाम से, उनका नाम डालने वाले हैं, यहाँ अपने दादाजी का नाम डालने वाले हैं, एड्रेस, उनकी आयु वगैरह, आपको टोटल कितनी वार्षिक आय कितनी हुई, वर्ष यहाँ लिखेंगे 2022-23, क्योंकि इनकम अपनी पिछले साल की काउंट होगी, अभी तो 23-24 तो चल रहा है, इसलिए उसकी इनकम क्या हुई ये अगले साल मालूम होगा। आप लोगों को यहाँ वर्ष 22-23 डाल करके उस वर्ष में आपको कितनी इनकम हुई वो आप लोग डाल देंगे, किस सदस्य के द्वारा कितनी इनकम लिखी, और परिवार के किसी सदस्य के नाम से भूमि है तो उस भूमि का विवरण डाल देंगे। यदि आपके परिवार के किसी के नाम से भूमि नहीं है तो उसको डालने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको जिस भी तरीके से इनकम हुई है उसका विवरण है आपको इसमें देना है, सत्यापन करना है आप लोगों को। यहाँ 2 पहचानकर्ता जो भी आपको अच्छी तरह से जानते हो उन 2 पहचानकर्ताओं का नाम यहाँ लिख सकते हैं। आप प्रमाणित प्रति यहाँ प्रमाणित करेंगे, यहाँ नोटरी करवाएंगे। क्या करवाएंगे साथियों, आय प्रमाण पत्र में आपको नोटरी करवाना है, और पीछे 2 ये जो उत्तरदायी व्यक्तियों से आप डिटेल भरवा लेंगे। यहाँ उत्तरदायी व्यक्ति का नाम आएगा, उनके पिताजी का नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस विभाग में पोस्टेड हैं, किस पद पर हैं, और यहाँ आने वाला है आपके पिताजी का नाम। ठीक है, क्योंकि आप पापा के नाम से बनवा रहे हैं। यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के, यहाँ दोबारा हो जाएंगे। कौन कौन कर सकता है ये जारी, यही डिटेल्स रही, इनमें से कोई से भी आप करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को इस प्रकार से चेकलिस्ट को पूरा करना है। ये जो फोटो है वो फोटो नीचे अपन ने जो 2 फर्स्ट ग्रेड की बात की थी उनसे सत्यापित भी करवाना, उत्तरदायी व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति से आप सत्यापित करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था चेकलिस्ट भरने का पूरा प्रोसेस। यानी चेकलिस्ट हम लोग किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कहाँ क्या क्या लिखना है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी रह जाती है तो आप इतना बड़ा इश्यू ना माने और आराम से लेकर के जाएं। यदि आप डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए जा रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरा है तो उसका शपथ पत्र भी दिए जा सकते हैं कि मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, जल्दी जैसे ही मुझे उपलब्ध होगा मैं विभाग को उपलब्ध करवा दूंगा, उसके आधार पर भी। यानी आपका सिलेक्शन हो गया है तो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की कमी पेशी की वजह से आपको कहीं कोई रोका जाने वाला नहीं है, तो आप लोग हेडेक ना लें, इसको नॉर्मल प्रोसेस के रूप में माने और आराम से जितना भी आपसे बन सकता है उतना डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से तैयार कर लें। वहां आपसे 2 प्रति में जमा किया जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको 3 प्रति में तैयार कर लें, क्योंकि यदि कहीं आपको और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो तो आपकी एक पर्सनल फाइल बन जाएगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, सारी चेकलिस्ट, सारे आपको भविष्य में कभी भी चाहिएगा तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सुविधा के लिए हम लोग 3 का सजेस्ट कर रहे हैं, वहां तो 2 ही लेने वाले हैं। आप लोग फाइलों में अलग अलग बना करके 2 फाइल बना लें, उस फाइल में डाल दें। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक फाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने वाले हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ फेस टू फेस चेक करवाना होगा। वो आपसे मांगेंगे कि 10th की मार्कशीट दीजिए, आपने जो फोटोकॉपी लगाई उससे वो मिलान कर लेंगे, एकदम ओके चलिए इससे नेक्स्ट। इस प्रकार से आप लोगों को वहां जाकर के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रीट को लेवल, यदि आपको रीट से आधारित जो भर्ती चल रही है इसमें यदि कहीं कोई कंफ्यूजन लगता हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट करिएगा, हम लोग आपको उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।